अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों। आजकल पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नैरेटिव वॉरफेयर की जंग में धंसा हुआ है, जिसमें आपको नजर आता है कि पाकिस्तान में हर सूबे में कौम परस्ती जन्म ले रही है। और ये जो कौम परस्त हैं, इनका एक ही बयानिया होता है कि जी हमारे पास तेल है, गैस है, हमारे इधर जिधर भी कुताल मारोगे बीच में से सोने के पहाड़ निकलेंगे और वो सारे पहाड़ पाकिस्तान ले रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये तय करेंगे कि पाकिस्तान के वफाकी बजट में कौन से सूबे कितना हिस्सा डालते हैं और वो हिस्सा डालने के मुकाबले में उनको जो फेडरल हुकूमत पैसे देती है वो कितने देती है, ताकि हमारे सामने हकाइक नजर आए। तो हालिया कुछ अरसे में बलूचिस्तान में जब से मारंग लांगू को गिरफ्तार किया गया है, तब से वहां पर भी बाकायदा एक कैंपेन चल रही है कि जी हमारे वसाइल लूटे जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो 2 साल पहले मंजूर पशरीन ने भी बाकायदा एक वो जरगा बुलाया और उसमें बोला कि जी हमारे पता नहीं कितने खरबों के जो से हैं वो मिनरल्स निकल रहे हैं। इसी तरह ही आजकल आजाद कश्मीर में भी आपको एक कन कतरे नजर आते हैं जो कि कहते हैं कि पता नहीं हमारा पानी कितने का और हमारी बिजली कितने की है। तो आज हम ये सारे हकायक समझेंगे। और मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे यहाँ जितने भी एनालिस्ट वगैरह आते हैं वो ये इंफॉर्मेशन इतनी मुश्किल करके बताते हैं कि आम आदमी के सर के ऊपर से गुजर जाती है। मैं भी जब सुनता था मेरे दिमाग के ऊपर से गुजर जाती थी। तो मेरा चूंकि फील्ड एक मेडिसिन का रहा है, मेरा इकोनॉमी का बैकग्राउंड नहीं, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे समझा जैसे एक आम आदमी समझता है, ताकि मैं आपको भी ऐसे समझा सकूं कि आप समझें कि आपके लिए ये सब कुछ बहुत आसान है। तो हम यहाँ पर कोई मुश्किल टर्म्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो में मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं आप इनसे सीखें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जिधर भी आप बैठते हैं वहां पर अवाम को बताएं, ताकि हम ये जो कौम परस्ती का एक बयानिया पाकिस्तान में जड़ पकड़ता जा रहा है इसको खत्म करें। तो यहां पर भाइयों बहनों मैंने कुछ चीजें पहले से ही तैयार कर दी हैं ताकि हमें वीडियो चलाने में टाइम ना लगे। तो सबसे पहले हमने आना है कि पाकिस्तान को किस चीज ने जोड़ा है। पाकिस्तान को ना पाकिस्तानी फौज ने जोड़ा है, ना हमारी अवाम ने जोड़ा है, ना हमारी मईशत ने जोड़ा है। हमारे दरमियान में जो एक ग्लू है जिसने हमें जोड़ा हुआ है, जिसमें पंजाबी, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, कश्मीरी, खैबर पख्तूनख्वा वाले, हमारे गिलगिती भाई सब हम जुड़े हैं। तो हमें जोड़ने वाली उस ग्लू का क्या नाम है? नजरिया इस्लाम। कि हम सब सिर्फ इस्लाम के नाम पर एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं। ये जो रियासत है इसको इस्लाम के नाम पर बनाया गया है। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी जब नजरिया इस्लाम और पाकिस्तान के हवाले से बात की तो मैंने देखा जी कमेंट्स में हमारे चंद भाई आए और वो कहते हैं पाकिस्तान में कौन सा इस्लाम फॉलो होता है, ये तो रियासत ही गैर इस्लामी है, तो ये रियासत तो इस्तेहसाल के लिए बनाई गई है। मेरे भाइयों, अब आप देखें कि इस्लाम में आप में से कोई भी इस बात में मुझसे इख्तिलाफ नहीं करेगा कि इस्लाम एक परफेक्ट मजहब है, आपको इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि आज के जो हमारे मुसलमान हैं वो परफेक्ट हैं, कि वो सारे बिल्कुल सही एक्ट करते हैं? नहीं। आप सब भी इस बात पर इत्तेफाक करेंगे। तो यहां पर इशू क्या आ जाता है कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो सेक्रेड है। अगर हम या हमारी हुकूमतें उसमें मसले मसाइल या गन करती हैं तो उसका हमारे नजरिए के से कोई ताल्लुक नहीं। तो आप जब पाकिस्तान को गाली निकालते हैं आप बेसिकली हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तानियों का जो तर्ज अमल है या हमारी हुकूमतों का तर्ज अमल है उसको तब्दील किया जा सकता है, लेकिन हमने ये याद रखना है कि हमारा जो आपसी एक रिश्ता है वो बड़ा मुकद्दस है, वो इस्लाम के नाम पर है। और दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसी नजरियाती रियासतें हैं, एक पाकिस्तान है और एक फिर पाकिस्तान के बाद इसराइल है, जो कि सहूनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई थी। तो आपने अपनी अहमियत को समझना है कि बेशक हमारे मुल्क में मसाइल हो, लेकिन ये वो चीज है जिसने हमें जोड़ के रखा है। अब कौम परस्ती क्या करती है? कौम परस्त जो होगा उसका सबसे पहला जो निशाना होगा वो नजरिया इस्लाम होगा। आप देखें शेख मुजीब सेकुलर, अभी ये आज़ाद कश्मीर में ये जो कन कतरे हैं इनमें सरदार अमान की तकीर आई तो वो कहते हैं जी हमें आज़ाद कश्मीर को अलग रियासत बनाकर सेकुलर निज़ाम लेकर आना। अब देखिए मंजूर पश्तीन कभी किसी तकीर में ये नहीं बोलेगा कि जी हम एक वो पख्तूनिस्तान बनाएंगे जिसमें इस्लामी निज़ाम लाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होगी। आप देखें ये मारंग लांगू है तो ये सारे भी हमेशा लिबरल होंगे और ये सेकुलरिज्म का दर्ज देंगे, इस्लाम की बात नहीं करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जिस लम्हे आप इस्लाम की बात करते हो ऑटोमेटिकली आपके लोग पाकिस्तान के करीब चले जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान किस चीज पर बने? नजरिया इस्लाम के ऊपर। तो हर कौम परस्ती में आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी, सेकुलरिज्म। दूसरी चीज क्या कॉमन नजर आएगी कि वो लोग बार बार ये कहेंगे कि पाकिस्तान जो है जी हमारे वसाइल लूट कर खा रहे हैं, या पंजाबी हमारे वसाइल लूट कर खा रहे हैं, ये जी हमारा पता नहीं पेट्रोल ले गए और हमारा पानी ले गए और ये ले गए।
तो आज हमने यही सारी जो डिस्कशन है आगे करनी है। मैंने डाटा रेडी किया हुआ है। मैं आपको पहले ये बताता चलूं कि इस वीडियो में मैं जितने भी नंबर्स आपके पास लाने जा रहा हूं वो सारे के सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हैं। तो रुपयों में कोई नहीं, मैंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इसलिए किया है ताकि नंबर छोटे रहें, हमारे समझने के लिए आसान रहे। वरना मैं इधर बोलूंगा 40,000 करोड़ रुपए और आप सारे ऊपर हवाओं में देखेंगे भाईजान 40,000 करोड़ होते कितने। तो मैंने उसको अरब डॉलर के हिसाब से लिखा है, आप इसको कन्वर्ट कर लें। और जितना भी इस वीडियो में डाटा है, मैं पहले आपको सोर्सेज बता दूं कि पाकिस्तान हर साल अपनी एक रिपोर्ट शाया करता है जिसे पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है। तो ये जो डाटा है ये थोड़ा सा 1 साल पुराना है, 2023 और 24 का डाटा है। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पाकिस्तान के मुतालिक, वहां से भी मैंने सारा डाटा उठाया है कि सूबे कितना हिस्सा पाकिस्तान की जीडीपी में लेके आते हैं। अब आजकल आपने बार बार एक ही बात सुनी होगी, जीडीपी, पाकिस्तान का जीडीपी इतना है, जीडीपी ग्रोथ इतना है। ये जीडीपी क्या होती है मैं आपको आसान तरीन तरीके से समझाता हूं। अब देखिए, ये घर है और इस घर में एक मियां बीवी रहते हैं। अब ये जो मियां है ये क्या है जी, ये एक स्कूल टीचर है जिसकी तनख्वाह है 80,000 रुपए। और उसकी जो वाइफ हैं वो घर में कुछ चीजें बनाकर, टोपियां वगैरह बनाकर बेचती हैं और उनकी तनख्वाह है 20,000 रुपए। तो उस घर की जो टोटल एक आमदनी हो रही है वो कितनी हो रही है? मियां 80,000 कमाता है, बीवी 20,000 कमाती है, तो 1 लाख रुपए आमदनी हो रही। तो ये जो 1 लाख रुपए है ये इस घर की जीडीपी है। तो अब होता यह है कि अगले साल फर्ज किया मियां की तनख्वाह बढ़ जाती है, तो मियां जो सा है 80,000 की बजाय 90,000 कमाता है और उसकी बेगम जो सी है 20,000 ही कमा रही है। तो अब होगा ये कि अगले साल ये जो उनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ है इसको फिर वहां की जीडीपी ग्रोथ कहा जाएगा कि इस घर ने इतनी जीडीपी ग्रोथ का किया कि इसकी इतने फीसद जीडीपी ग्रोथ बढ़ी। तो अब ये जो जीडीपी है ये बताती है कि एक मुल्क में जो भी हो रहा है, चाहे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, सर्विसेज इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, आप ये बाहर चीजें भेजें हैं आपके मुल्क में, तो जो भी आपके मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है उसका जो सम होता है कि जो आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हो उसको जीडीपी कहा जाता है। अब पाकिस्तान के केस में अगर हमने जीडीपी को समझना है तो सादा तीन अल्फाज में अगर हम देखें तो पाकिस्तान एक घर का नाम है और इस घर में ये 4 भाई हैं जिनका नाम है पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। और ये जो चारों भाई हैं और इनके साथ गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर मिलकर जो भी काम करते हैं, जो भी कमाते हैं, वो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी होगी। ठीक है, ये आपको आसान तरीन समझा दिया। फिर आ जाते हैं एनएफसी अवार्ड। एनएफसी अवार्ड क्या होता है कि पंजाब से कुछ पैसे वफाकी हुकूमत लेती है, कुछ पैसे वफाकी हुकूमत सिंध से लेती है, कुछ वफाकी हुकूमत पैसे जो से खैबर पख्तूनख्वा से लेती है, कुछ बलूचिस्तान से लेती है। और ये सारे पैसे जो से हैं एक फार्मूला के तहत तकसीम किए जाते हैं, इसको एनएफसी अवार्ड कहा जाता है। अब वो फार्मूला क्या है ये भी सब हम आपको आगे चलकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने आ जाना है दोस्तों जीडीपी के ऊपर, और ये मैंने पहले ही डाटा लिखकर रखा हुआ है पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक। तो अब जीडीपी क्या है कि ये जो चारों भाई हैं पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान की ओवरऑल जो मईशत है उसमें कितना हिस्सा डालती है। अब देखिए, यहां पर बैठकर एक बंदा आपको कहता है कि यार मुझे सड़कें चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए, मुझे अस्पताल चाहिए, मुझे 5 स्टार सर्विसेज चाहिए। तो उसको अगर ये सर्विसेज चाहिए तो इसके लिए ये भी तो जरूरी है ना कि उस बंदे ने उनके लिए पैसे दिए हों। ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदा जो है 10 रुपए टैक्स दे रहा है और वो कह रहे हैं कि भाईजान मुझे जो है 5 स्टार अस्पताल चाहिए और बल्कि मेरे घर में हर महीने 20,000 करोड़ रुपए जो है दे दिया करो, एक चेक लाकर मुझे दे दिया करो। ऐसे तो नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप वाकईतन को 30,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे हर महीने 20,000 करोड़ का चेक आए, तो वो चीज समझ में आती है ना। तो अगर आप पैसे कम दे रहे हैं और आप एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर चंद मसाइल हैं, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे। तो यहां पर हमने देखना है, ये अभी हम एनएफसी अवार्ड की बात नहीं कर रहे, वो हम आगे करेंगे। यहां पर हम सिर्फ जीडीपी की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सूबे हैं वो ओवरऑल मईशत में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जिसमें पहले नंबर पर हमारे सामने पंजाब आ जाता है कि पंजाब पाकिस्तान की मईशत में 54% जो सा है कंट्रीब्यूट करता है। $189 बिलियन पंजाब का रेवेन्यू है। इसमें एग्रीकल्चर से $45 अरब, सर्विसेज सेक्टर से $95 अरब, इंडस्ट्री से $43 अरब, और इंडस्ट्री में देखें स्पोर्ट्स, टेक्सटाइल सब कुछ आ जाता है। आईटी से $1.5 अरब और एनर्जी से हम $0.5 अरब जनरेट कर रहे हैं कि मतलब ये वो एनर्जी है जो कि पंजाब प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिंध पाकिस्तान की जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें सर्विसेज सेक्टर से 60 अरब,
जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है सिंध में 35 अरब, एग्रीकल्चर जो भी ज़राअत है, लाइफ स्टॉक है, वो मिलाकर 9 अरब, एनर्जी 4 अरब डॉलर और आईटी सेक्टर सिंध का 1 अरब डॉलर कंट्रीब्यूट करता है। तो आप देखें कि पंजाब 54%, सिंध 30% और खैबर पख्तूनख्वा में आ जाएं तो 10%। ये कैसे कि खैबर पख्तूनख्वा 35 अरब डॉलर जो उनसे जनरेट करता है, जिसमें जो उनका सर्विसेज सेक्टर है, जिसमें ये बैंकिंग आ जाती है, बाकी सारे सेक्टर्स आ जाती हैं, और रेमिटेंसेज, ये दोनों मिलाकर, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में अरब मालिक से बहुत ज्यादा रेमिटेंसेज आ रही हैं, 20 अरब डॉलर यहां से आते हैं। एग्रीकल्चर और इनका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से 8 अरब डॉलर आते हैं। एनर्जी जो खैबर पख्तूनख्वा में तेल या गैस प्रोड्यूस होती है 2 अरब डॉलर की यह होती है, और जो माइनिंग है वो भी 2 अरब डॉलर की है। अब यहां पर आप गौर करें कि खैबर पख्तूनख्वा की माइनिंग वहां की मकामी मईशत में 35 अरब डॉलर में से 2 अरब डॉलर डाल रही है, और आप देखें कि पंजाब का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 45 अरब डॉलर डाल रहा है। लेकिन जब कॉम्प्रेस आएंगे वो कहेंगे पता नहीं कि 2 अरब डॉलर जो से हैं ये पता नहीं कोई 20,000 अरब डॉलर हैं और हम पता नहीं क्या कमा रहे हैं। तो आप इससे नंबरों को देखें और आप उन कॉम्प्रेसों का बयानिया देखें कि मतलब वो कहेंगे कि हमारी 5,000 साल पुरानी तारीख है, इस तारीख के मुताबिक हमारे सूबे में जिधर कुदाल मारो सोना निकलेगा, लेकिन हम पिछले 5,000 सालों में सोने का 1% खुद नहीं निकाल सके, या हम पिछले 5,000 सालों में ये जो हमारा कुदाल मारो तो गैस निकलेगा तो मिनरल निकलेंगे, उनका 1% नहीं निकाल सके। लेकिन हम जी बहुत अमीर हैं, अगर पाकिस्तान से हम अलहदा हो जाए तो हम पता नहीं को क्या खड़ा कर देंगे। इसी तरह बलूचिस्तान में अगर हम देखें तो वो सबसे कम जो उनसे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 4.5%, ठीक है, और जो उनकी एक नंबर बनता है 15.7 अरब है। तो आप खैबर पख्तूनख्वा का 35 अरब देखें और उनका 15.7 अरब देखें। उसमें जो बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर है और लाइफ स्टॉक है, ये दोनों मिलाकर 6 बिलियन डॉलर सर्विसेज और जो बॉर्डर से उन्हें पैसे आते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर रीजन है वहां से 5 अरब डॉलर। माइनिंग सेक्टर भी जो बलूचिस्तान का है वो 2.2 बिलियन डॉलर है। तो आप देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के माइनिंग सेक्टर से ये जो एनुअल रकम जनरेट हो रही है तकरीबन एक जितनी है, और फिर आईटी से वहां पर कोई कमाई नहीं हो रही। इसी तरह ही अगर हम आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी जाएं तो दोनों मिलाकर पाकिस्तान की जीडीपी में 6 to 7 बिलियन डॉलर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें से 1.8% जो हमारी जीडीपी उसका बनता है। और इसमें भी इनकी जो रेमिटेंसेज और सर्विसेज सेक्टर है, ये दोनों जीबी और आजाद कश्मीर के मिलाकर 3 बिलियन डॉलर्स। जो इनका टूरिज्म है 1 अरब डॉलर, हाइडल जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो 1 अरब डॉलर के, और एग्रीकल्चर इनका 1 अरब डॉलर के। अब हम आ जाते हैं एनएफसी अवार्ड के ऊपर, और अभी हम एनएफसी अवार्ड की हामियां भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज ही वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया है। लेकिन उससे पहले हमने एनएफसी अवार्ड को समझना है। अभी तक हमने ये जो भी पीछे डिस्कस किए, ये जो नंबर्स आपको बताए, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, इनको देखते हुए आपने एक चीज अपने जहन में रखनी है कि ये वो पैसे हैं जो कि ये सूबे वैसे पाकिस्तान की जीडीपी में डाल रहे हैं, कि पाकिस्तान में जो भी काम हो रहा है उसमें सूबों का क्या कंट्रीब्यूशन है वो हमें ऐसे नजर आ रहा है। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान के सूबे वफाक को कितने पैसे देते हैं और इनको जवाब में कितने पैसे मिलते हैं, ताकि चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाएं। तो अभी मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं कि पंजाब 54%, सिंध 30%, बलूचिस्तान 4.5%, खैबर पख्तूनख्वा 10%, और फिर इसके बाद जब हम एजेके और जीबी में आ जाएं तो 1.8%। अब एनएफसी अवार्ड क्या है कि एनएफसी अवार्ड में पाकिस्तान के चारों भाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान मिलकर पैसे डालते हैं। अब वो जो पैसे होते हैं वो एनएफसी का पूल बन जाता है। अब ये जो पैसे हैं इनको वफाक एक फार्मूले के तहत तकसीम करता है उन्हीं सूबों में वापस, और वो फार्मूला क्या है कि आबादी के लिहाज से 82% जो है सूबों का हिस्सा रखा जाता है। फिर गुर्बत के लिहाज से कि जोन से सूबे ज्यादा गरीब है उनको ज्यादा परसेंटेज मिलेगी, 10.3% का हिस्सा रखा जाता है। रेवेन्यू के सूबे खुद कितना टैक्स जनरेट कर रहे हैं, कितनी कस्टम ड्यूटी आ रही है, कितना उनसे पैसे जनरेट हो रहे हैं, उस हिसाब से सिर्फ 5% जो से हमने रखा होता है। और फिर आ जाता है लैंड डेंसिटी, कि पाकिस्तान में जैसे बलूचिस्तान है तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर रकबा बहुत ज्यादा है लेकिन आबादी बहुत कम है। तो होता क्या है कि उनको फिर चूंकि पाकिस्तान में एक पॉपुलेशन को 82% हिस्सा मिल रहा है, तो उनकी तरफ से इतराज था कि हमारे पास चूंकि आबादी नहीं तो हमारा रकबा ज्यादा है, इसलिए हमें भी हिस्सा दिया जाए। तो उस हिसाब से फिर पाकिस्तान ने 2.7% उनका हिस्सा मुकर्रर किया। तो ये जी आपके सामने ब्लूप्रिंट है कि पाकिस्तान के जो सूबे हैं वो वफाक को एनएफसी अवार्ड के लिए कितने पैसे दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पंजाब पे, कि पंजाब से जो डायरेक्ट टैक्सेस, विद होल्डिंग टैक्सेस, जो पंजाब से पेट्रोलियम लेवी वसूल किया जाता है, जो गैस और ऑयल से पैसे वसूल किए जाते हैं, जो जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स लगता है, उससे जो पंजाब से वफाक को पैसे जा रहे हैं 21.2 अरब
डॉलर्स जाते हैं। और फिर जब NFC अवार्ड के तहत इसकी तकसीम की जाती है इन पैसों की, तो पंजाब को मिलते कितने हैं? 15.27 अरब, यानी कि पंजाब 21 अरब डाल रहा है और 15 अरब पंजाब को वापस मिल रहे हैं, यानी कि पंजाब को तकरीबन 6 अरब रुपए कम मिलते हैं उन पैसों की निस्बत जो कि पंजाब वफाक को दे रहा है। लेकिन कौम परस्तों का बयान ये है कि पंजाब हमें लूट के खा गया। ठीक है जी, पंजाबी सारा फंड ले गए, सारे पैसे ले गए, सारे मिनरल ले गए, सारी गैस ले गए। ये आपकी आंखों के सामने ये डाटा है और ये पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स हैं, दोनों से लिया गया, आप तस्दीक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सिंध के ऊपर। अच्छा, सिंध के केस में आप देखें पंजाब 21 अरब डॉलर्स बना रहा है और सिंध जो फेडरल पूल में पैसे देता है वो है 29.5 अरब डॉलर्स। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सिंध का हिस्सा पंजाब से ज्यादा क्यों हो गया? इसकी वजह क्या है कि सिंध में जो सबसे एक मेजर पैसे जनरेट होते हैं वो कराची पोर्ट के जरिए होते हैं। तो अब होता यह है कि पूरे पाकिस्तान में जो भी समुद्री रास्ते से सामान मंगवाना है वो सारे का सारा कराची रिपोर्ट से आएगा और वहां पर ही कराची पोर्ट से ही वहां पर कस्टम ड्यूटी वगैरह जो भी टैक्सेस हैं वो कट जाएंगे। तो अब जो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान भी चीजें मंगवा रहे हैं, उन सब के भी जो टैक्सेस हैं वो कराची पोर्ट पर ही कट रहे हैं। इस वजह से आपको ये नंबर 29.5 अरब डॉलर्स नजर आ रहा है जो कि पंजाब से ज्यादा है, लेकिन इसमें मेजर चंक जोन है इसका है। तो अब इसमें होता क्या है कि कराची पोर्ट से 55% जो चीजें हैं वो पंजाब के लिए इंपोर्ट होती हैं। इसी तरह ही खैबर पख्तूनख्वा का 10% हिस्सा होता है, बलूचिस्तान का जो है 5% हिस्सा होता है और बाकी जो है वो सिंध का अपना जो है वो तकरीबन बन जाता है 30% हिस्सा सिंध का अपना होता है। तो इस वजह से ये थोड़ी ज्यादा है। फिर सिंध से जो इनकम टैक्सेस होते हैं, जो गैस की सिंध को रॉयल्टी मिलती है 0.3 अरब डॉलर, जो पेट्रोलियम लेवी वसूल होता है, लेकिन सिंध को मिलते कितने NFC अवार्ड के तहत? 7.2 अरब डॉलर्स। तो मतलब ये कि उनका जो जनरेशन है उसके मुकाबले में आपको नजर आएगा कि -22 अरब डॉलर्स। लेकिन उसमें कराची पोर्ट का एक हिस्सा है, लेकिन ये जो दो सूबे हैं ये सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मईशत में हिस्सा डालते हैं और इनका जो हिस्सा है फिर उनको उसकी निस्बत कम मिलता है। कम क्यों मिलता है हम नीचे देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है 1.4 अरब डॉलर, इसमें जो तेल है उसकी वजह से इनको वफाक 0.1 अरब डॉलर देता है। जो गैस प्रोड्यूस होती है 0.05 अरब डॉलर्स की इनको मिलती है। इनके फेडरल टैक्सेस होते हैं, टोबैको के टैक्सेस होते हैं, जनरल सेल्स टैक्स होता है। तो NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा 1.4 अरब डॉलर का हिस्सा डालते हैं और जो उनको वापस मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 4.6 अरब डॉलर, यानी कि 3.1 अरब डॉलर पाकिस्तान का वफाक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में बाकी सूबों के पैसों से उठाकर डाल रहा है ताकि वहां का जो बजट है वो चलाया जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा जो कौम परस्ती है वो आपको इधर और इधर मिलेगी। अभी बलूचिस्तान की भी हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आते हैं कि ये जो सूबे हैं बाकायदा मदद कर रहे हैं। और देखिए पाकिस्तान का जो निजाम है इस्लामिक सोशलिज्म पर है। इस्लामिक सोशलिज्म क्या है कि मेरे पास हैं 100 रुपए और मेरा जो हमसाया है उसके पास हैं 25 रुपए और उसके जो साथ रहता है उसके पास हैं 5 रुपए। तो इस्लामी निजाम ये है कि रियासत मुझसे कुछ पैसे लेगी ताकि मेरे हमसाये की मदद की जा सके और फिर उन्हीं पैसों से हम साथ वाला हमसाया जो कि 5 रुपए कमा रहे हैं हम उसको ही पैसे दें ताकि हम तीनों एक लेवल पर ग्रो कर सकें। ये ना हो कि मैं आगे से आगे जाता जाऊं और मेरे जो साथ वाले दो हमसाये हैं वो बेचारे पीछे रह जाएं। तो इस्लाम का निजाम इस चीज पर है। और आप अगर ये देखें तो यहां पर अगर ये 2 सूबे ज्यादा कमा रहे हैं तो इनके जो पैसे हैं पाकिस्तान के उसी निजाम के तहत जो कायदे आजम ने डिफाइन किया था इस्लामिक सोशलिज्म, यहां पर भी पैसे जा रहे हैं और बलूचिस्तान में भी जा रहे हैं। बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो एक मिथ फैलाई जाती है कि जितना पैसा जी बलूचिस्तान में इतना कहीं नहीं। तो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के NFC पूल में पैसे डालता है वो है 0.6 बिलियन डॉलर्स, 0.6 अरब डॉलर। और इसमें जो बलूचिस्तान की गैस की रॉयल्टी होती है 0.1 अरब डॉलर होती है, फिर इनके बॉर्डर के पैसे होते हैं, कस्टम ड्यूटीज होती हैं, FPR होती हैं, तो वफाक को ये पैसे मिलते हैं। अब वफाक से बलूचिस्तान को कितने मिलते हैं? 2.68 अरब डॉलर, यानी कि बलूचिस्तान को 2 अरब डॉलर जो से हैं वो पाकिस्तान के बाकी सूबों से पैसे लेकर दिए जाते हैं। तो यहां पर कौम परस्त जो से आपको बताएंगे कि पता नहीं बलूचिस्तान के पैसे से क्या कुछ हो गया है, जबकि हकीकत आपके सामने ये नंबर्स हैं। वर्ल्ड बैंक के भी नंबर्स हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के भी नंबर्स हैं। और मैं आगे बलूचिस्तान का ये एक मशहूर प्रोजेक्ट है सेंडक प्रोजेक्ट, उसके मुतालिक भी आपको बताऊंगा ताकि चीजें मजीद वाज़ेह हों कि ये सारे पैसे जा किधर रहे हैं और कैसे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है।
تو اگر ہم آگے چلیں تو ہمیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا بھی دیکھنا ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستان کے NFC پول میں کوئی روپیہ نہیں ڈالتے کیونکہ پاکستان نے ان کو صوبہ ڈکلیئر نہیں کیا. تو وہاں پر پاکستانی ریاست کی جانب سے کوئی ٹیکسز نہیں ہوتے. وہاں پر جو بھی ٹیکسز کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ وہاں کی مقامی حکومتوں کے پاس ہی رہتے ہیں, اور ان پیسوں کے اوپر جو اضافی پیسے ہیں وہ پاکستان کے باقی 4 صوبے ڈالتے ہیں, جو کہ 0.69 ارب ڈالرز سالانہ بنتے ہیں. تو پاکستان کے باقی سارے صوبے جو سے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. اب ہم ایک پروجیکٹ پر آ جاتے ہیں, اور یہ پچھلے دنوں میرا بھی ایک کومپرس سے بحث ہوئی, اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان نے جی بلوچستان کی ساری رائلٹیز اور پیسے چھین لیے ہیں, آپ ہمیں سینڈک پروجیکٹ کے پیسے دے دیں تو پتہ نہیں ہم کیا کر لیں گے. تو آئیں ہم سب سے پہلے یہ سینڈک کا جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہو رہی ہے. اب یہ جو پروجیکٹ ہے اس سے جو اینول ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ تقریباً 100 ارب روپے کی ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈالرز نہیں, تو یہ تقریباً بن جاتے ہیں 0.2 یا 0.3 بلین ڈالرز. اس سے زیادہ یہ پیسے اس پورے پروجیکٹ سے اینولی جنریٹ نہیں ہوتے. اب سینڈک پروجیکٹ میں جو چینی کمپنی ہے جو کہ یہ سارا کام کرتی ہے, چیزیں نکالتی ہے, اس کمپنی کو حصہ ملتا ہے 47%, کہ ان پیسوں میں سے 47% تو یہ چینی کمپنی رکھ رہی ہے. جو باقی 53% ہے وہ پاکستان کی وفاقی حکومت کو ملتا ہے. اب یہ جو 53% ہے اس میں سے جو بلوچستان کی حکومت کو ڈائریکٹ پیسے جاتے ہیں وہ 30% تو ان کو ویسے ہی چلے جاتے ہیں. 53% میں سے 30% ویسے ہی بلوچستان کا حصہ ہے, وہ ڈائریکٹ ان کو مل جائے. پھر بلوچستان کو اسی پروجیکٹ کی رائلٹی دی جاتی ہے جو کہ 6.5% بنتی ہے. پھر بلوچستان میں چونکہ غربت زیادہ ہے تو وہاں پر CSR کے نام پر 6.5% مزید دیے جاتے ہیں. تو 43% جو پیسے ہیں وہ ڈائریکٹلی پاکستانی اسٹیٹ جو سی ہے 53% میں سے, مطلب یہ میں 53% کے اندر کا بریک ڈاؤن کر رہا ہوں, میں 100 میں سے آپ کو نہیں بتا رہا. 53 میں سے 30% ادھر چلا جاتا ہے 6.5 رائلٹی میں, 6.5 CSR میں, باقی جو 10% رہ جاتا ہے وہ پاکستان کے وفاق کے پاس آتا ہے. اور وہ اس لیے آتا ہے کہ پاکستان کے وفاق نے 0.1 ارب ڈالر کی 1990 میں یہ پورا انفراسٹرکچر کھڑا کرنے میں سرمایہ کاری کی تھی. تو اس وجہ سے 53% میں سے جو 10% حصہ ہے وہ پاکستان کے وفاق کو آ رہا ہے. لیکن آپ ان قوم پرستوں کے پاس بیٹھیں اور ان کی باتیں سنیں تو وہ آپ کو وہ کہانیاں سنائیں گے کہ پتہ نہیں ادھر سونے کے پہاڑ نکل آئے. تو اگر کچھ بھی ایسا نکلتا تو ورلڈ بینک کی رپورٹوں میں پاکستان کی معیشت میں یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی لیول پر ریفلیکٹ ہوتی ہیں, لیکن آپ کو یہ ریفلیکٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو اب ہم آ جاتے ہیں بنیادی مسئلے کے اوپر کہ آج ہی کی خبر ہے کہ ڈان اخبار میں ورلڈ بینک کی باقاعدہ ایک رپورٹ آئی, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ پاکستان کے NFC ایوارڈ کے اوپر کافی سارے مسئلوں کا جو ان سے بات کی. اب وہ مسئلے کیا ہیں وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا. تو ایک چیز اس پورے ڈیٹا سے جو ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے وہ کیا ہے کہ قوم پرست جو سے ہیں اوٹ پٹانگ بیانیے دہرا کر پاکستانیوں کے ذہن فرائی کر چکے ہیں. نہ ان کو خود کسی بات کا پتہ ہوتا ہے, اور یہ ٹوٹل جو سا ہے ان کے وفاق کو دیے گئے پیسے اور جواب میں دیے گئے پیسے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی کے اوپر احسان چڑھا رہا ہے. آبویسلی ہر صوبے کی اپنی کنٹریبیوشن ہے, ہر صوبے کے اپنے حصے ہیں, ہر صوبے کے اپنے فائدے ہیں. لیکن اس طرح کی الزام تراشی کرنا کہ جی پنجاب ہمارے پیسے کھا گیا, مطلب آپ دیکھیں کہ پنجاب سے آپ کو کبھی ایسی کمپلین نہیں آئے گی, حالانکہ آنی چاہیے لیکن کبھی بھی نہیں آئے گی, کیونکہ یہاں پر نظریہ اسلام جو ہے اس کو پریورٹی دی جا رہی. قوم پرست جب بھی آئے گا وہ نظریہ اسلام کو نہیں مانے گا, وہ کہے گا سیکولرزم ہے اور میری اپنی قوم ہے. اسی طرح سندھ میں بھی دیکھیں تو ماشاءاللہ سے کراچی ایک پورا پاور ہاؤس ہے, اور انڈیا کی جو کوشش ہے وہ کیا ہے کہ وہ انہی ایریاز کو ٹارگٹ کرتا ہے جہاں سے پاکستان کو کہیں نہ کہیں مستقبل میں فائدہ ہو سکتا ہو. تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے کراچی میں رو کو سپورٹ کیا. کیوں کیا؟ یہ وجہ آپ کے سامنے ہے کہ کراچی کی وجہ سے سندھ کا وفاق میں کنٹریبیوشن پنجاب سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے کراچی پورٹ کی وجہ سے. اسی طرح ہی اب آپ یہ خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو اب جو قوم پرست ایک بنیادی بیانیہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, میں وہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ان کے پیچھے ان کا لاجک یا ریشنل کیا ہوتی ہے. اب دیکھیے جیسے یہ خیبر پختونخوا میں تیل پیدا ہو رہا ہے یا گیس پیدا ہو رہی ہے, تو اس کے لیے چونکہ سارا انفراسٹرکچر پاکستان کا وفاق لگا رہا ہے, اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بگ بھی پاکستان کے اندر ہی رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا کی گیس اب آپ جا کے انڈیا کو یا کسی دوسرے ملک کو تو نہیں بیچ سکتے, آپ نے پاکستان میں بیچنی ہے. تو یہاں پر قوم پرست کیا کرتے ہیں کہ ان کا کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈنمارک کے جو گیس کے ریٹس ہیں کہ جس قیمت پر ڈنمارک ناروے یا سوئٹزرلینڈ گیس خرید رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ والے ریٹ جو سے ہیں پاکستان کے اوپر لگاؤ, تو پھر جو سے ہماری گیس اتنے خرب ڈالر کی بن جاتی ہے.
تو میرے بھائی اگر آپ نے ڈنمارک یا ناروے کے ریٹ لگا کر اپنی گیس کی قیمتوں کا تعین کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی جو گیس ہے وہ ڈنمارک یا ناروے میں جا کر بیچو نا. مسئلہ یہ کہ آپ بیچ بھی نہیں سکتے اور پھر آپ ایسی باتیں بھی کرتے ہو فضول قسم کی. اسی طرح بلوچستان میں بھی اب آپ کے سامنے یہ سینڈک پروجیکٹ کا میں نے پورا بریک ڈاؤن دیا ہے کہ 47% پیسے تو صرف چینی کمپنی لے کر جاتی ہے. تو اب یہاں پر ایک سوچنے کی بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہم پاکستانی کیا پاگل ہیں کہ ہم جو 47% جو حصہ ہے وہ چینی کمپنی کو دے رہے ہیں. تو بھائی جان اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو قوم پرست ہیں جو کہ 5000 سال سے ان علاقوں میں رہ رہی ہیں, انہوں نے 5000 سال میں کبھی ایکسٹریکشن نہیں کی اور پاکستان کی وفاقی حکومت بھی اپنی پوری کوششوں کے باوجود ان چیزوں کو ایکسٹریکٹ نہیں کر سکی. اس لیے مجبوراً ہمیں باہر کی کمپنیاں بلانی پڑتی ہیں تاکہ وہ چیزیں نکالیں. اگر ہمارے پاس اتنی قابلیت ہوتی تو ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم جو 47% حصہ باہر کی کمپنی کو دے دیں اور خود کچھ نہ رکھیں. تو اب آ جاتے ہیں ہم NFC ایوارڈ کے مسائل کے اوپر کہ وہ کیا کیا مسائل اس ایوارڈ کی وجہ سے بھی جنم لے رہے ہیں جن کے اوپر ہماری حکومت کو غور کرنا ہے. اور آنے والے دنوں میں میری کوشش ہوگی کہ ہم وہ ساری کمیاں کوتاہیاں خامیاں جو پاکستان کی حکومت میں ہو سکتی ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کریں تاکہ ہماری حکومت میں تھوڑی سی اویئرنیس پھیلے. تو اب دوستوں سب سے پہلے آ جاتی ہے چیز آبادی. جب ہم NFC ایوارڈ میں کہتے ہیں کہ 82% حصہ آبادی کے حساب سے ہے تو پاکستان کی آبادی ویسے ہی پاکستان آبادی کے لحاظ سے ماشاءاللہ سے دنیا کے جو سب سے زیادہ آبادی والے ممالک ہیں ٹاپ 5 ان میں تقریباً شامل ہو چکا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے صوبوں کو انسینٹیوائز کر دیا ہے کہ آپ اپنی آبادی جتنی بڑھائیں گے اتنے زیادہ آپ کو پیسے ملیں گے. تو اس وجہ سے بجائے اس کے کہ پاکستان اپنی آبادی کو کنٹرول کرتا, ہم نے صوبوں کو یہ لائسنس دے دیا کہ آپ آبادی کو بڑھائیں تاکہ آپ کو زیادہ حصہ ملے. اور یہ جو چیز ہے اس سے پھر ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ آبادی بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور پھر ہمارے وسائل جو ان سے ہیں وہ تو اتنے ہی ہیں جتنے پہلے تھے. تو کوئی نئے وسائل نہیں آ رہے لیکن آپ آبادی بڑھاتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ نے NFC ایوارڈ میں زیادہ جو ان سے شیئر لینا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کیک ہے تو اس کیک میں کچھ دوست مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ 4 گروپس ہیں اور ہر گروپ میں اس گروپ کو زیادہ کیک کا حصہ ملے گا جس کے لوگ زیادہ ہوں گے. تو ہر بندہ جو ہے یہ نمبر 1 والا یہ اپنے 50 دوستوں کو کال کرتا ہے یار آ جاؤ میرے گروپ میں شامل ہو جاؤ. نمبر 2 والا کہتا ہے بھائی جان میں کوئی 100 بندے کال کروں گا. نمبر 4 والا کہتا ہے نہیں میں 200 کال کروں گا. نمبر 3 والا کہتا ہے میں 300 بندے کال کروں گا. تو ہو کیا رہا ہے کہ اس ایک چھوٹے سے کیک کے لیے 650 بندہ اکٹھا ہو رہا ہے. تو 650 بندے کو اس کیک سے کتنا حصہ ملے گا اتنا اور پھر کیا ہوگا کہ وہ سارے کہیں گے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا. تو اس میں ہمارے ایوارڈ کا مسئلہ ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ ہم نے غربت کو بھی انسینٹیوائز کر دیا کہ ہر صوبے میں اگر غریبوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو 10.3% جو حصہ ہے NFC ایوارڈ کا وہ آپ کو ملے گا. تو اب ہوگا کیا کہ پنجاب والے کہیں گے کہ بھائی جان ہمارے پاس اگر غریب زیادہ ہو گئے تو ہمیں زیادہ ایوارڈ میں حصہ مل جائے گا. تو ہم نا غریبوں کو کم کرنے کی بجائے غریبوں کی تعداد بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر پختونخوا والے بیٹھ کر سوچیں گے کہ NFC ایوارڈ سے زیادہ پیسے کمانے ہیں تو زیادہ غریب پیدا کرو. اور آپ کو یہی وجہ نظر آ رہی ہے کہ آج کی ورلڈ بینک کی رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں جو صوبوں کو غربت کے خاتمے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں ان پیسوں سے غربت کے جو اشاریے ہیں وہ گھٹنے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہر صوبہ خود بھی کوشش کرتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ غریب وفاقی حکومت کو دکھائیں تاکہ ہمیں زیادہ پیسے ملیں. دیکھیں مسئلہ آ گیا نا. اسی طرح ریونیو جنریشن کہ وہ چیز جو کہ NFC ایوارڈ میں سب سے اہم ہونی چاہیے کہ ایک صوبہ حصہ کتنا ڈال رہا ہے, صوبے کے لوگ ٹیکسز میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اس کو ہم نے رکھا ہے 5%. کہ جو صوبہ پیسے جنریٹ کر رہا ہے ٹیکس میں وہ پورا جو ہے اس 5% سے حساب ہوگا کہ 5% پیسوں سے وہ دیکھیں گے کہ صوبے کو اتنے فیصد حصہ ملنا ہے, اس کو اتنے فیصد ملنا ہے جتنا وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. کہ آپ لوگ مل کر تنہائیں ڈال رہے ہیں اور آپ کی تنہاؤں کا جو اس کیک میں جو پیسے آپ لگا رہے ہیں ان پیسوں سے اس کیک کا صرف 5% حصہ جو سے تقسیم ہوگا. کہ آپ نے یہ کیک فرض کیا 4000 کا لیا ہے تو 4000 کا جو 5% بنتا ہے تقریباً 200 روپے, تو صرف 200 روپے جو ہے وہ کیک کا حصہ وہ اس حساب سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ نے کتنے پیسے دیے. تو یہ ایک بہت بڑا اس کا ایک فلا ہے کہ کم سے کم ہمیں جو ریونیو جنریشن ہے اس کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے کہ ایک صوبہ جتنے حصے ڈال رہے پاکستان کے بجٹ میں اس کو اس کے حساب سے جو سے زیادہ حصہ ملنا چاہیے. تاکہ اب دیکھیں اس میں ایک اور مسئلہ کیا ہے کہ ہر صوبے پھر یہ کوشش کرے گا کہ ہم نے وفاق میں زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے تاکہ ہمیں زیادہ پیسے ملیں. ابھی ہم نے ان کو انسینٹیوائز ہی نہیں کیا. ہم نے تو انہیں کہا ہے کہ پیسے ڈالنے کے صرف 5% ہیں, تو اگر آپ زیادہ پیسے ڈالتے ہو تو اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں. تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ صوبے آپ کو پیسے نہیں ڈالتے.
और फिर आखिर में लैंड डेंसिटी रह जाता है। ये जो सी शिक है बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान के लिए, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन इसमें भी एक मसला आ जाता है कि बलूचिस्तान में फिर वो एक रकबे पर ज्यादा आबादी को ग्रो ही नहीं करने देंगे, क्योंकि उससे उनका लैंड डेंसिटी का जो हिस्सा है वो कम पड़ जाएगा। तो ये जो इशारे हमने अपनी सहूलत के लिए बनाए थे वही अब हमारे गले की हड्डी बन चुके हैं। तो अब जरूरत यह है कि हुकूमत जो सी है इस अवार्ड के ऊपर भी नजरसानी करे। लेकिन हमारी इस वीडियो का बुनियादी मकसद क्या था, आपने जहन में रखना है कि कौम परस्त जब भी आपके सामने ये झूठे दावे और झूठे फिगर लेकर आएंगे, आपने ये वीडियो खोलनी है, ये नंबर कॉपी करने हैं, उनके सामने उनके मुंह पर रख देने हैं, और आप इनके सोर्सेज हैं वो चेक कर सकते हैं। मैंने वीडियो में बारहा बता दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और देखें दोस्तों, पाकिस्तान एक नजरियाती जंग लड़ रहा है। हमें अगर ये चीज़ें पता होंगी, हम कौम परस्तों को जवाब दे सकेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि ऐसी जो वीडियोस आप देखा करें उनको शेयर किया करें, ताकि हमारे मजीद दोस्तों में आगाही फैले और हम इस फितने का मुकाबला कर सकें। पाकिस्तान का दिफा इस्लाम का दिफा है। बहुत शुक्रिया।